नमस्कार। आज हम हवाई जहाज दुर्घटनाओं के बाद पीछे रह गए मलबे के बीच छिपे एक महत्वपूर्ण रहस्य पर गौर कर रहे हैं। जब भी कोई विमान हादसा होता है, जांचकर्ता एक खास उपकरण की तलाश में जुट जाते हैं। वो उपकरण जो उस उड़ान की आखिरी कहानी बयां कर सकता है। हमारे पास द ब्लैक बॉक्स मिस्ट्री शीर्षक वाले स्रोत से मिली कुछ अहम जानकारियां हैं। हमारा मकसद है इस दिलचस्प उपकरण की कार्यप्रणाली और अहमियत को गहराई से समझना। स्रोत में एक पंक्ति है, हर गिरे हुए विमान के मलबे में एक मूक गवाह होता है। आज हमारी चर्चा इसी गवाह के इर्द गिर्द घूमेगी। इसे आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, पर इसमें एक पेच है, ये असल में काला होता ही नहीं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। नाम ब्लैक बॉक्स, लेकिन रंग चमकीला नारंगी। ये विरोधाभास थोड़ा अजीब लगता है ना? इसका कोई खास कारण होगा? बिल्कुल, ये नामकरण ऐतिहासिक वजहों से हुआ होगा शायद। शुरुआती प्रोटोटाइप के रंग या इसके रहस्यमयी काम की वजह से। लेकिन इसका चमकीला, लगभग फ्लोरोसेंट नारंगी रंग बेहद व्यवहारिक उद्देश्य पूरा करता है। सोचिए, दुर्घटना स्थल कितना अस्त-व्यस्त होता है, टूटा-फूटा मलबा, मिट्टी, पानी, बर्फ। ऐसे में इस भड़कीले नारंगी रंग की वजह से इसे दूर से ही पहचानना और ढूंढना आसान हो जाता है। अच्छा। चाहे वो घने जंगल में हो या गहरे समुद्र की तलहटी में। ये रंग बचाव और खोज टीमों के लिए एक विजुअल बीकन का काम करता है। मतलब ये रंग जानबूझकर चुना गया है ताकि ये मलबे के बैकग्राउंड नॉइज से अलग दिखे। ये तो हुई इसके रंग की बात। अब आते हैं इसकी बनावट पर। स्रोत कहता है इसे लगभग अविनाशी बनाया जाता है, आग, दबाव, टक्कर सब झेलने के लिए। ये कितना मजबूत हो सकता है? क्या इसकी भी कोई सीमा होती है? इसकी मजबूती वाकई असाधारण है। इसे एविएशन सुरक्षा मानकों के तहत कठोर परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक विमान दुर्घटना में लगने वाला बल सैकड़ों जी, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर का टक्कर का बल, 1100 डिग्री सेल्सियस तक की भीषण आग को कम से कम 1 घंटे तक झेलने की क्षमता। 1 घंटा? 1100 डिग्री पर? जी हाँ, और समुद्र में लगभग 20,000 फीट की गहराई के बराबर पानी के दबाव को सहने की ताकत। 20,000 फीट गहरा पानी, ये तो सचमुच चरम सीमाएं हैं। इसे बनाने में किस तरह की सामग्री इस्तेमाल होती होगी? मतलब क्या चीज है ये? हाँ, इसकी बाहरी खोल आमतौर पर स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम जैसी बेहद मजबूत धातुओं से बनी होती है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग यूनिट को बचाने के लिए उच्च तापमान रोधक इंसुलेशन की कई परतें होती हैं, जो अक्सर ड्राई सिलिका या इसी तरह के मटेरियल से बनी होती हैं। फिर एक और सुरक्षा कवच होता है जो टक्कर के झटके को सोखता है। अच्छा। डिजाइन का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि अंदर का मेमोरी मॉड्यूल, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है, किसी भी हाल में सुरक्षित रहे। हालांकि ये पूरी तरह अविनाशी नहीं है। बहुत ही दुर्लभ, अत्यंत भीषण दुर्घटनाओं में ये भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले अपवाद हैं। यानी ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसे चरम परिस्थितियों से लड़ने के लिए ही तराशा गया है। चलिए अब इस मजबूत बक्से के अंदर झांकते हैं। स्रोत में जिक्र है सच्चाई के 2 संरक्षकों का। ये 2 हिस्से क्या है और कैसे काम करते हैं? हाँ, ये 2 मुख्य घटक हैं जो मिलकर दुर्घटना की पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी FDR। FDR? इसे आप विमान का टेलीमेट्री रिपोर्टर समझ सकते हैं। ये लगातार विमान के संचालन से जुड़े दर्जनों, बल्कि सैकड़ों पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता रहता है। सैकड़ों पैरामीटर्स? जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे कि विमान की हवाई गति, जमीनी गति, ऊंचाई, वर्टिकल स्पीड मतलब ऊपर नीचे जाने की गति, विमान का झुकाव, पिच, रोल, यॉ, दिशा, ऑटो पायलट की स्थिति, इंजन का प्रदर्शन, थ्रस्ट, तापमान, RPM, फ्यूल फ्लो, कंट्रोल सतहों की स्थिति, एलरॉन, एलिवेटर, रडर, फ्लैप्स, स्लैट्स, बाप रे। लैंडिंग गियर की पोजीशन, कैबिन प्रेशर, लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब डेटा सेकंड दर सेकंड रिकॉर्ड होता रहता है, जिससे जांचकर्ता उड़ान के आखिरी पलों का एक विस्तृत तकनीकी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक FDR पिछले 25 घंटों या उससे भी ज्यादा का डेटा सहज कर रख सकते हैं। 25 घंटे? ये तो विमान की पूरी जन्म कुंडली जैसा हो गया, हर तकनीकी हरकत का ब्यौरा। और दूसरा संरक्षक, वो क्या है? दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR। CVR ओके। माइक्रोफोन से आने वाली अन्य आवाजें, जैसे कि इंजन की आवाज, चेतावनियों के अलार्म, स्विच दबाने की क्लिक। अच्छा, वो सब भी? हाँ,
दरवाजा खोलने बंद होने की आवाज या कोई भी असामान्य ध्वनि सब शामिल होता है। आमतौर पर ये पिछले 2 घंटों की रिकॉर्डिंग रखता है 2 घंटे? और ये लूप में रिकॉर्ड करता है, यानी नई रिकॉर्डिंग पुरानी पर ओवरराइट होती जाती है। 2 घंटे? तो मतलब हमें ठीक दुर्घटना से पहले के महत्वपूर्ण 2 घंटे का ऑडियो मिलता है। ये तो जांच के लिए बहुत कीमती होगा। लेकिन क्या सिर्फ आवाजों से हमेशा सब कुछ साफ हो जाता है? कभी-कभी बातचीत में अस्पष्टता या तकनीकी शोर भी तो हो सकता है। एक बहुत अच्छा सवाल है। सीवीआर की व्याख्या करना हमेशा सीधा नहीं होता है। बैकग्राउंड शोर, बातचीत की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई भाषा या कोड वर्ड्स, तनाव के क्षणों में अस्पष्ट संवाद, ये सब चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। हाँ, जाहिर है। कभी-कभी अलार्म की आवाज इतनी तेज होती है कि बातचीत दब जाती है। जांचकर्ताओं को अक्सर ऑडियो इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके आवाजों को साफ करना पड़ता है और संदर्भ को समझने के लिए एफडीआर डेटा के साथ मिलाकर देखना पड़ता है। फिर भी सीवीआर पायलटों के इरादे, उनकी स्थितिजन्य जागरूकता मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस, हाँ। और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने में अमूल्य साबित होता है। तो एफडीआर बताता है कि मशीन के साथ क्या हुआ और सीवीआर सुराग देता है कि उस वक्त इंसान यानी पायलट्स क्यों वैसा कर रहे थे या उनके आसपास क्या घट रहा था। इन दोनों को मिलाकर ही पूरी कहानी सामने आती है। बिल्कुल सही। ये दोनों पहेली के 2 अहम टुकड़े हैं। मान लीजिए एफडीआर दिखाता है कि विमान ने अचानक गोता लगाया। सीवीआर बता सकता है कि क्या उस वक्त पायलटों ने किसी सिस्टम फेलियर की बात की, क्या कोई जोरदार आवाज आई या क्या वो किसी मौसम संबंधी घटना से जूझ रहे थे। कभी-कभी सीवीआर से यह भी पता चलता है कि क्या क्रू किसी प्रक्रिया का पालन करने में चूके या क्या उन्हें किसी बात की गलतफहमी हुई। ये मानवीय कारक अक्सर दुर्घटनाओं की जड़ में होते हैं। इसीलिए जब कोई विमान हादसा होता है तो जांचकर्ता दिन रात एक करके से ढूंढते हैं, चाहे समुद्र की गहराइयों में गोते लगाने पड़े या मीलों फैले मलबे को छानना पड़े। स्रोत कहता है, इस छोटे से बक्से के भीतर रहस्य का जवाब छिपा है। ये खोज प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है? ये अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर विमान जमीन पर गिरा है तो मलबा कई किलोमीटर तक फैल सकता है। अगर पानी में गिरा है तो समुद्र की गहराई, पानी के नीचे की भौगोलिक स्थिति जैसे पहाड़, घाटियां, तेज समुद्री धाराएं और खराब मौसम खोज को बेहद मुश्किल बना देते हैं। हाँ। यहीं पर वो अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी यूएलबी या पिंगर काम आता है, जिसका हमने जिक्र किया था। हाँ, वो पिंगर जो पानी में एक्टिवेट हो जाता है। सही। पानी के संपर्क में आते ही ये एक अल्ट्रासोनिक पिंग सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जिसे विशेष सोनार उपकरणों से पकड़ा जा सकता है। लेकिन इसकी भी सीमाएं। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 30 से 90 दिनों नए मानकों के अनुसार तक ही होती है। 30 से 90 दिन? जी। और इसकी रेंज भी सीमित होती है, आमतौर पर कुछ किलोमीटर। तो अगर आपको ये नहीं पता कि विमान मोटे तौर पर कहाँ गिरा है, तो इतने बड़े समुद्र में उस पिंग को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा हो सकता है। सही बात है। कई बार हफ्तों या महीनों लग जाते हैं और दुर्भाग्य से कभी-कभी ये मिल ही नहीं पाते। 30 से 90 दिन की बैटरी लाइफ, यानी समय का भी बहुत दबाव रहता है। और अगर मिल भी जाए तो डेटा निकालना और समझना भी एक प्रक्रिया होगी। काफी जटिल लगता है। हाँ, मिलने के बाद इसे सावधानी से लैब ले जाया जाता है। अगर ये क्षतिग्रस्त है तो मेमोरी मॉड्यूल को बहुत ध्यान से निकाला जाता है। फिर विशेष उपकरणों और सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा को डाउनलोड और डिकोड किया जाता है। एफडीआर डेटा को फ्लाइट पाथ के एनिमेशन में बदला जा सकता है और सीवीआर ऑडियो को सुनकर उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है। अच्छा, एनिमेशन भी बनाते हैं? जी हाँ। फिर विशेषज्ञ इन दोनों डेटा सेट्स का मिलान करते हैं, विमान के रखरखाव रिकॉर्ड, मौसम की जानकारी और अन्य सबूतों के साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि दुर्घटना के कारणों की एक सुसंगत कड़ी बन सके। ये पूरी प्रक्रिया कितनी गहन और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ उस एक दुर्घटना के सच को सामने नहीं लाता, बल्कि भविष्य की उड़ानों को भी सुरक्षित बनाता है। निश्चित रूप से। हर ब्लैक बॉक्स विश्लेषण से मिले सबक एविएशन इंडस्ट्री के लिए अनमोल होते हैं। इनसे विमानों के डिजाइन में सुधार होता है, पायलट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में बदलाव आते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रक्रियाओं में बेहतरी और सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, कई दुर्घटनाओं के विश्लेषण के बाद ही ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम यानी जीपीडब्ल्यूएस जैसे अनिवार्य उपकरण विमानों में लगाए गए। जीपीडब्ल्यूएस, हाँ, सुना है इसके बारे में। इसने अनजाने में जमीन या पहाड़ से टकराने वाली दुर्घटनाओं, जिसे CFIT कहते हैं, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, को काफी कम किया है। तो हर जांच, हर ब्लैक बॉक्स अनगिनत जाने बचाने में योगदान देता है। यानी ये उपकरण अतीत की त्रासदियों से सीखकर भविष्य को संवारने का एक जरिया है।
तकनीक किस तरह से ऐसे मुश्किल पलों में भी सच्चाई को सामने लाने में मदद कर सकती है, ये सोचना भी अद्भुत है। क्या इस तकनीक में भी विकास हो रहा है? क्या भविष्य में ब्लैक बॉक्स अलग होंगे या यही रहेगा? हाँ, तकनीक लगातार विकसित हो रही है। एक बड़ा विचार डिप्लॉयबल रिकॉर्डर्स का है, डिप्लॉयबल रिकॉर्डर्स वो क्या होते हैं? यानी ऐसे रिकॉर्डर जो दुर्घटना की स्थिति में विमान से अलग होकर अपनी लोकेशन ट्रांसमिट कर सकें और पानी पर तैर सकें। अच्छा, तो ढूंढना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। दूसरा प्रमुख क्षेत्र रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग का है, जिसमें महत्वपूर्ण फ्लाइट डेटा लगातार सैटेलाइट के जरिए ग्राउंड स्टेशन को भेजा जाता रहे। रियल टाइम स्ट्रीमिंग? हाँ, इससे दुर्घटना के तुरंत बाद जांचकर्ताओं के पास डेटा उपलब्ध होगा, भले ही रिकॉर्डर बरामद ना हो पाए। ये तो क्रांतिकारी लग रहा है। लेकिन इसके क्या चैलेंज होंगे, मतलब कोई दिक्कतें? इसके कई चैलेंज हैं। पहला, लगातार इतना सारा डेटा स्ट्रीम करने के लिए जरूरी बैंडविड्थ और उसकी लागत काफी महंगा हो सकता है। हाँ, लागत तो होगी। दूसरा, डेटा सुरक्षा और हैकिंग का खतरा, ये भी एक बड़ी चिंता है। तीसरा, दुनिया के दूर-दराज के इलाकों, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों या महासागरों के ऊपर सैटेलाइट कवरेज की विश्वसनीयता। हमेशा कवरेज नहीं होता। सही। साफ है कि ब्लैक बॉक्स, जो असल में चमकीला नारंगी होता है, विमान हादसों की जांच में एक अनिवार्य और बेहद मजबूत उपकरण है। इसका नाम भले ब्लैक बॉक्स पड़ गया हो, पर इसका काम अंधेरे में रोशनी लाना है। बिल्कुल, इसकी बनावट इसे आग, पानी के गहरे दबाव और भीषण टक्कर जैसी चरम स्थितियों को झेलने लायक बनाती है। और इसके दो मुख्य घटक, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, मिलकर दुर्घटना के तकनीकी और मानवीय पहलुओं को उजागर करते हैं। FDR विमान की हरकतों का विस्तृत ब्यौरा देता है, जबकि CVR कॉकपिट के माहौल और संवादों को सहेजकर क्यों का जवाब ढूंढने में मदद करता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि उन अंतिम क्षणों का दस्तावेज है। ये उन लोगों की कहानी कहता है जो अब नहीं है, और हमें सिखाता है कि क्या गलत हुआ ताकि हम भविष्य में उसे दोहराने से बच सकें। ये सुरक्षा की एक सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये कितनी असाधारण बात है कि धातु, तारों और मेमोरी चिप से बना एक बक्सा मानवीय त्रासदी के बीच सत्य का इतना शक्तिशाली संरक्षक बन सकता है। तकनीक कैसे हमारी गलतियों से सीखने और भविष्य को सुरक्षित बनाने में एक मूक फिर भी मुखर भूमिका निभा सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दुर्घटना से सीखा गया सबक